पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं अपनी यूनिट 2 में आपका क्या, मूल्यों का वर्गीकरण। सेम ऐसे ही मैंने आपको यूनिट 1 के लॉन्ग आंसर्स करवाए हैं। तो देखो, एक बात ऐसे समझो, आप अगर लॉन्ग आंसर कर रहे हो तो उसमें आपके लघु, अति लघु और साथ में मल्टीपल भी क्लियर हो जाते हैं, है ना। अब मैं मल्टीपल के लिए क्या होगा, देखो मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए मैं टेस्ट लूंगी। एक टेस्ट है आपका आज शाम 4 बजे है। सो लाइव टेस्ट में जुड़ना ना भूलिएगा, और जिसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। या आप एक चैनल अपना है, देखिए जब चैनल्स के सेक्शन में जाएंगे तो एक दूसरा चैनल है जिसका नाम पीजी की दुनिया है ना, उसी चैनल पर आपका टेस्ट होने वाला है। सो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत अल्टीमेट तरीके से टेस्ट लेंगे, देखेंगे कौन कितने बढ़िया से तैयारी करके आया है। आज तो हम सिर्फ हम अब आपको पूरी सीक्रेट तो नहीं बताएंगे, ये मान के चलो आज तो सिर्फ हम ये देखेंगे कि टेस्ट में संख्या कैसी है और बच्चे उसमें सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। बाकी फिर उसके बाद में जो टेस्ट लेंगे वो ऐसे नए क्वेश्चंस लाएंगे जो आपको इवन पूरे यूट्यूब पे शायद ना मिले, है ना। अपने हाथ से बने क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। तो उसको करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। तो पहले आज हम एक बार चेक कर लेंगे जरा कि अच्छे से चीजें हो रही हैं कि नहीं, है ना। बाकी आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह पे मिल जाएगा। और कोई भी वीडियो आने से पहले सबसे पहले उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है ना। और यहीं से करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू। बाकी लाइक करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ये सबको बातें पता है, कर दो फटाफट से। प्रश्न 1 क्या है कि मूल्यों को वर्गीकृत करते हुए नैतिक मूल्यों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। सबसे पहली बात आती है कि मूल्यों का वर्गीकरण एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, वस्तुतः मूल्यों का जो वर्गीकरण है वो शिक्षा शास्त्री एवं विद्वान एक मत नहीं रहे। मतलब जैसे ऐसे समझो, फिर से हम एक वही अपना पुराना एग्जाम्पल उठाते हैं। आप एक मूवी देख कर के आए, आपसे पूछा क्या मूवी कैसी थी, आपने कहा कि अच्छी थी। आपके भाई या बंधु या बहन ने कहा कि एकदम बेकार थी यार, क्या एकदम घटिया मूवी थी, कुछ सीन ही नहीं समझ में आया, है ना। तो अपने अपने क्या थे, सोचने के दृष्टिकोण, क्या कह सकते, अपने अपने परिप्रेक्ष्य अलग थे ना। आपने किस सेंस से मूवी देखी, आपके भाई या बहन ने किस तरीके से देखा, तो सेम वैसे ही आपका यहाँ पे भी सीन रहा। तो जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने मूल्यों की धारणा के विषय में क्या है, उनका भी थोड़ा सा मतभेद रहा और अलग अलग तरीके से उन्होंने उसको क्या किया, डिस्क्राइब किया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्नर के अनुसार। अब देखो, एक ऑब्जेक्टिव आपका यही बन जाएगा क्या, कि टर्नर के अनुसार मूल्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। आप बताएंगे 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक आपका आदर्श मूल्य होता है, एक आपका ठोस मूल्य होता है। सेम ऐसे ही अगर आपसे पूछ दे अल्पोर्ट के अनुसार मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 4, 6, 8, तो आप क्या बताएंगे, आप 6 भागों में बांटा गया है। या आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा कि 6 भागों में मूल्यों को बांटा गया है किसके अनुसार। ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी अल्पोर्ट, ऑप्शन सी क्लूकॉन और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तब आप क्या बताएंगे, अल्पोर्ट के अनुसार। कौन कौन से हैं ये 6 भाग, पहला सैद्धांतिक, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक मूल्य। फिर उसके बाद में क्लूकॉन 1951 ने मूल्यों को 8 भागों में वर्गीकृत किया। 8 में कौन कौन से हैं, तो देखो, रूप विषयक, संतोष, अभिलाषा, सामान्यता, अंतता, स्पष्टता, विस्तार और संगठनात्मक। कम से कम इतना तो याद ही रखो। देखो, टर्नर और के कितने थे, 2, अल्पोर्ट के कितने थे, तो 6, और उसके में क्लूकॉन के कितने थे, तो 8। इतना तो अभी ही याद करो। जरा एक बार क्या करो, जो ये आपका कमेंट सेक्शन है ना, इसमें फटाफट से लिख दो कि मैम टर्नर इज इक्वल टू 2, अल्पोर्ट इज इक्वल टू लिखो 6, और उसके बाद में क्लूकॉन के लिए आप क्लिक के भी बना दोगे तो हम समझ जाएंगे, के इज इक्वल टू 8। फटाफट से लिख दो, लिखो 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 तुरंत। ये तीनों बातें जो हमने बताई वो लिखो। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको अभी क्लास में ही सब चीज़ें याद हो जाएंगी। लिखो फटाफट से, हम बता रहे हैं, आप लिखो क्या, कि शिक्षा जगत के मूल्य। शिक्षा जगत के मूल्य क्या होते हैं, सीधी सी बात है कि शैक्षिक जगत में जैसे आपका सरकार हो गई, विद्यालय हो गए, है ना, प्रशासन हो गए, शिक्षक हो गए, और शिक्षार्थियों के अपने अपने मूल्य होते हैं। देखो, सबके अपने कर्तव्य होते हैं, अपने मूल्य होते हैं। एक स्टूडेंट की अलग वैल्यू होती है, एक प्रिंसिपल की अलग वैल्यू होती है, एक टीचर की अलग वैल्यू होती है, सबके और सबकी ड्यूटी भी अलग अलग होती है ना। यदि सरकार की नीतियां पक्षपूर्ण हो तो विद्यालय प्रशासन दोषपूर्ण हो, या शिक्षक या शिक्षार्थी अपने मूल्यों को प्रमुखता ना दे तो निश्चित ही उस जगह पर शिक्षा की व्यवस्था
पटरी से उतर जाएगी। मान लीजिए कि अगर एक टीचर के मूल्य नहीं सही है, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही सब क्या है, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, है ना, अपने मूल्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, सब ब्लंडर कर रहे हैं। मान लो गाड़ी फिर क्या होगी, पटरी से उतर ही जानी है। ठीक, फिर देखो अंतरराष्ट्रीय मूल्य क्या होते हैं मैम, अंतरराष्ट्रीय मूल्य, हमने कहा अंतरराष्ट्रीय मूल्य विश्व में शांति बनी रहे इसलिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है, जिन जिन बच्चों ने लिख दिया वेरी गुड, वेल डन। अब देखो सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं, यत्ते न्यारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। ये आपके कैसे मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य है। क्यों, इसके अंतर्गत आपको जो है नारी के प्रति सम्मान हो, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं। पर ये सब मैंने, ये हमको इस थॉट से याद आ रहा है कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कराया है, जब मैंने पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाया है। सो एक बार जाकर के वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जो क्लासेस हैं वो मैंने बुक से ली हुई है ना। अब देखो पर्यावरणीय मूल्य क्या होता है, पर्यावरण किससे मिलकर के बना है, परिधन आवरण से मिलकर के बना है। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, और आवरण का मतलब क्या होता है, ढकाव। तो अर्थात हमारे चारों ओर उपस्थित आवरण पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब पर्यावरण मूल्य कैसे होते हैं, तो देखो ऐसे होते हैं, आप बस एक बात से ऐसे समझो कि क्या जैसा पर्यावरण, जैसा वातावरण हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है, क्या वैसा पर्यावरण या वातावरण हम आगे आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आपका जवाब ना है तो एक बार इस पर विचार करिएगा। और हमारा पर्यावरण मूल्य यही है कि हम अपने आगे वाली जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को वो सभी चीज़ें, वो नदी, पानी, हवा में वो तरोताजगी वैसे ही दे पाए। ठीक है, वैज्ञानिक मूल्य। अब वैज्ञानिक मूल्य क्या होते हैं मैम, वैज्ञानिक मूल्य भी होते हैं, हमने कहा जी बिल्कुल होते हैं। तो वैज्ञानिक मूल्य ऐसे मूल्य होते हैं जिनसे लोगों के अंदर क्या हो, जागरूकता पैदा हो और उनमें तर्कयुक्तता एवं ज्ञान के प्रति उत्सुकता आदि समाहित किया जाए। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्य। सामाजिक मूल्य क्या है और राजनीतिक मूल्य क्या है, समाज के प्रति आपका क्या, जो भी आपकी रिस्पेक्ट है वो लोगों के प्रति बनी होनी चाहिए। समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं, समय के साथ ये मूल्य गतिवान भी होते हैं। यदि राजनीतिक मूल्यों के पालन के बिना एक सब एवं लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब तक जनता जनार्दन अपने राष्ट्र के नेताओं एवं शासक तंत्र से संतुष्ट नहीं होगी तब तक शांति की स्थापना नहीं की जा सकती है। बात समझ में आया, क्या कहा गया कि जो आपकी पॉपुलेशन है ना ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और ये सेटिस्फाइड तभी होगी जो आपके क्या है, नेता हैं, ये अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने नैतिकता का पालन करेंगे और अपने मूल्यों को नित्य प्रतिदिन हम सभी के समक्ष क्या करेंगे, मतलब उनका पालन करेंगे। अब मूल्य एवं नैतिकता है क्या, तो देखो नैतिक शब्द निष्ठ, धर्म, गुण, भाव तथा क्रिया आदि का वाचक है। मतलब नैतिक से हमें क्या समझने को मिल रहा है कि कोई भी व्यक्ति क्या, तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, निष्ठ, गुण, भाव तथा क्रिया में क्या करे, दिन पर दिन उन्नयन करे। हाँ, तो इन शब्द के शब्दों में बांध पाना कठिन है क्योंकि इसका क्षेत्र अत्यंत वृहत है। जो नैतिकता है ना वो सिर्फ इतने ही शब्दों का समायोजन नहीं है, अपितु इसका क्षेत्र इससे भी बड़ा है। जैसे हमने आपको शिक्षा के विषय में पढ़ाया था ना कि शिक्षा क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि आप बस 10th to 12th कर लिए, एक डिग्री ले लिए, इवन आप एक जॉब करने लगे, डेट मीन्स कि यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन एंड यू नाउ सक्सेसफुल पर्सन। नहीं, शिक्षा का मतलब अपने आप में एक व्यापक अर्थ है। शिक्षा माने आप ये समझ लो अल्टीमेट चीज़ है जो आप ये सिर्फ अपने स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन से पूरा समझ ही नहीं सकते। जैसे गौतम बुद्ध जी हैं, उनको शांति, उनको क्या था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो एक्चुअल में शिक्षा क्या थी, वो थी, अर्थात अपने उन्होंने क्या किया, कर्मों के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त किया। और शिक्षा सिर्फ यही नहीं है कि पास कर लिया बस हो गया, हर एक चीज़ में आपको शिक्षा दिखती है। आप खा रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, यहाँ करके इवन एक कमेंट भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी वो आपका एजुकेशन का ये मान के चलो रिफ्लेक्शन दिख रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है,
तो वैसे ही जो आपका नैतिक शब्द है, नैतिक को बांध पाना बहुत कठिन है। अपने आप में ये भी क्या है, एक वृहत शब्द है। जैसे आपने मॉरल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बच्चे के अंदर नैतिकता का उद्भव कर दिया या मोरालिटी का डेवलप कर दिया, ना ना ना। आप उसमें भी बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और नैतिकता जीवन भर आदमी क्या होता है, इससे जुड़ा ही रहता है। अब देखो, महात्मा गांधी जी के शब्दों में क्या कहा गया कि नैतिक कार्यों में सदा सार्वजनिक कल्याण की भावना विद्यमान रहती है। उसका लाभ उसको अथवा उसके परिवार को नहीं मिलता, बल्कि उसमें प्रत्येक मानव के लिए क्या है, दया भाव निहित होता है। कार्य अच्छा हो या पर्याप्त नहीं, उसके करने के पीछे इरादे का होना भी आवश्यक है। कोई दया से द्रवित होकर दरिद्र को भोजन करा देता है, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए भोजन कराने से पहले नैतिक कार्य हुआ एक दूसरे के कदापि नहीं। देखो, ये हमने आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि सिर्फ उनको दिखावा करने के लिए उन्होंने बोला कि अरे चलो चलो उनको डोनेट कर देते, कि सामने वाला देखे अरे ये तो बहुत दानी वानी है। और एक कि आपके मन में एकदम रियलिटी आई, आपको पापा ने 10 रुपए दिया था, 5 रुपए आपने खुद एक समोसा खाया, एक समोसा उठा करके आपने एक ऐसे रोड के साइड में एक बेगर थे उनको आप दे आए, है ना। तो ये क्या है, ये रियल है। और वो क्या है कि सामने आपके 4 दोस्त हैं, आपने पूरे 10 रुपए निकाले, आप हवाबाजी में केवल उनके सामने ऐसे ही डोनेट कर दिए, वो क्या है, हवाबाजी है। ठीक। अब देखो, मूल्यों को बढ़ावा देने में आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों की भूमिका का वर्णन करना है। तो अब सबसे पहली बात है कि देखो यहाँ से कि व्यक्ति जैसा अंदर से हो वैसे ही सच्चा सामने से लोगों की नजर आए। आज समाज की स्थिति बहुत दयनीय है, व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। बात तो एकदम सही है। इसीलिए देखो, हम लोगों की जो संस्कृति है वो दिन पर दिन, आप विश्वास मानिए चाहे ना मानिए, बढ़ने की बजाय क्या हो रही है, कम हो रही है। थोड़ा सा कटु तो लगेगा ही, क्योंकि सत्य यही है, कटु परंतु सत्य यही है। क्यों, आप भी यदि मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हैं या जाती है, खैर संस्कृत को हम लोग सिर्फ कपड़ों से ही जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण मात्र लेते हैं, तो क्या आप जब पहले सूट प्रेफर करेंगे लेना, या लड़के क्या धोती कुर्ता लेना प्रेफर करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो जीन्स लूंगा, मैं तो ट्राउजर लूंगा, कटवा लाएंगे थान से कपड़ा, मैं तो शर्ट सिलवाऊंगा। क्या आपने कभी धोती कुर्ता को प्रेफरेंस दिया? नहीं। सेम वैसे लड़कियों के साथ जीन्स ले आएंगे, ट्राउजर ले आएंगी, जमसूट ले आएंगी, है ना, ये सब चीजें ले आएंगी, शॉर्ट्स ले आएंगी, कैफरी ले आएंगी, लेकिन क्या सूट को प्रेफरेंस दी? शायद आपका जवाब होगा नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा ये कटु है, परंतु सत्य यही है कि दिखावे के कारण आजकल हम लोगों के जो दिखावा है वो इतना बढ़ चुका है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम लोग इतना अग्रसर हो रहे हैं कि हम लोगों के दिन पर दिन नैतिकता, मूल्य, इन सब में गिरावट आ रही है। यह वास्तविकता से हटकर अपने में प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन वह अंदर से कुछ और होता है, जिससे व्यक्ति में समाज में एक घृणा की स्थिति बन जाती है। इसे दूर करने हेतु आवश्यक है कि व्यक्ति एवं बालकों को यथार्थ मूल्यों को ग्रहण करने की वकालत की जाए। यथार्थ मूल्य तो वैसे ही व्यक्ति समाज में एक दूसरे से जुड़ सकता है तथा समाज में एकता की स्थापना हो सकती है। अतः यथार्थ मूल्यों को बच्चों में शिक्षा प्रदान करते समान दिया जाना चाहिए। व्यक्ति जिस समाज एवं राष्ट्र का नागरिक है, उसे समाज एवं राष्ट्र की कुछ नैतिक जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है। यदि समाज में कोई अराजक तत्व आ गया एवं वह आपको परिचित हो, तो उसको उस समय हित में फैसला लेते हुए उसको दंडित कराने में समाज का सहयोग किया जाना चाहिए। कभी कभी स्वार्थवश समाज की मान्यताओं को पीछे छोड़कर अपराधियों की मदद करते हैं, जिससे उस समाज को हानि पहुंचती है। कभी कभी समाज में किसी विषय को लेकर विवाद हो जाता है। जब न्यायिक स्थिति पर व्यक्तियों को बैठाया जाता है तो वे पक्षपात ढंग से निर्णय करते हैं, जिससे सामाजिक समरसता को आघात पहुंचता है। अतः समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही तय होनी चाहिए एवं मूल्य का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, ठीक है, वो जाकर के अपने नातेदार रिश्तेदार के घर में छुप गया, अपने साथी सहपाठी या दोस्तों के घर में जाकर के छुप गया, तो जिसके यहाँ वो छिपा है, ये उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो उस क्रिमिनल को, भले वो आपका मित्र हो या कुछ भी हो, उस क्रिमिनल को जो है अरेस्ट करवा दे। क्यों? क्योंकि ये आपका सामाजिक क्या है, कर्तव्य है। सद्भाव मूल्यों के आधार स्तंभ के रूप में सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफत की गई है ना। अब शिक्षक को चाहिए कि बच्चे में सद्भाव मूल्यों का विकास करे तथा एक दूसरे को समान भाव से समान
सम्मान देने की विचारधारा से आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि वो जो स्टूडेंट्स को जिनको आप पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि अरे ये मेरी फेवरेट मैम है, तो आप उसको ज़्यादा लाड प्यार देंगे और उस बच्चे को कम लाड प्यार देंगे जो कम बोलता है या क्लास में बहुत बोलता है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। सबके लिए क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट सेम होनी चाहिए। सब बच्चों को आपके लिए क्या, आपकी नज़रों में बराबर होने चाहिए। फिर देखो, आध्यात्मिक मूल्य धर्म मूल मानवता के रूप में क्या बताया गया इसमें कि वस्तुतः धर्म क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, वरन धर्म की परिभाषा क्या है कि धार्यते इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य है, वरेण्य है, उसे ही धर्म कहा जाता है। परंतु आज लोगों ने धर्म को एक संप्रदाय के रूप में देख लिया। हाँ सही में देखो क्या होता है कि धर्म क्या है आज बताए। अच्छा धर्म मैम देखिए, हिंदू हो गया धर्म, मुस्लिम हो गया धर्म, ईसाई धर्म है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हमने कहा नहीं, धर्म को संप्रदाय में नहीं बांटना है आपको। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। आपके मम्मा पापा ने आपको कोई कुछ सिखाया, मान लीजिए आपने कोई गलती किया, आपने के मम्मा पापा ने कहा आज से आप ऐसा नहीं करेंगे और हमेशा सच बोलेंगे, तो ये भी आपका धर्म है कि आप हमेशा क्या बोलेंगे, अब से सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो मम्मा पापा ने जो आपको सिखाया वो भी धर्म है। वो धर्म नहीं है कि आप सिर्फ बोलो कि नहीं मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, इसे मैं धर्म नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि ये धर्म नहीं संप्रदाय के अंतर्गत आ जाएंगे। और संप्रदाय को अपने देश में थोड़ी ना विभाजित करना है, मतलब देश को संप्रदाय के अनुसार थोड़ी ना विभाजित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपना राष्ट्र जो है वो एक धर्मनिरपेक्षित राज्य है। अब देखो बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या समझना है आपको कि वर्तमान मूल्यों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। कैसे स्पष्ट करेंगे आप? सबसे पहले शारीरिक मूल्य क्या होते हैं। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति स्वास्थ्य, शक्ति, लचीलापन, सौंदर्य एवं चुस्ती जैसे गुणों अथवा मूल्यों को प्राप्त करता है। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक का शरीर स्वच्छ एवं बलवान हो सके। प्राचीन युग में छात्र की शारीरिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता था, क्योंकि शारीरिक शक्ति ही स्वस्थ मनुष्य शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। शारीरिक मूल्यों के विकास से व्यक्ति में उत्साह, स्फूर्ति, मानसिक एवं चारित्रिक गुणों में वृद्धि तथा विकास संभव होता है। अतः शिक्षा में शक्तिवर्धन एवं शारीरिक विकास का उद्देश्य व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए लाभदायक है। खेल कूद, व्यायाम, शारीरिक श्रम की पाठ्येतर क्रियाओं को अनिवार्य स्थान देना चाहिए। इससे छात्रों में अनुशासन, सहनशीलता, दूसरों का सम्मान, स्फूर्ति, धैर्य, निर्णय क्षमता, शारीरिक शक्ति आदि मूल्य का विकास होता है। ठीक, तो ये हो गए आपके शारीरिक के मूल्य। ऐसी नैतिक मूल्यों के विषय में गांधी जी ने क्या कहा है, सुनो कि ऐसे व्यक्ति उत्साह, शक्ति, गुण एवं महान आदर्शों के लिए अपने वैयक्तिक स्वार्थों की तिलांजलि दे देते हैं। चारित्रिक मूल्य के अंतर्गत समाज के लिए कष्ट सहन करना, जीवों पर दया, क्षमा, अहिंसा आदि आते हैं। आजकल हमारे विद्यालय में नैतिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है तथा पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया है। नैतिक शिक्षा में समस्त धर्मों के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। चरित्र निर्माण के सभी गुणों के उदाहरण एवं कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाता है। मैंने आपको बताया भी था ना क्या कि आप एक छोटे में बुक चलती थी मॉरल एजुकेशन की, जिसमें हमने आपको एक कुल्हाड़ी वाला एग्जाम, देखो मुझे पूरा याद है, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, यदि यहाँ पे वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने मेरी पुरानी क्लासेस देखी, तो उसमें याद हो तो मैंने एक लकड़हारे की स्टोरी वाला आपको एग्जाम्पल दिया था ना, जिसमें वो लास्ट में ईमानदारी दिखाता है, फिर वहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की आपको शिक्षा सिखाई जाती है। तो वैसे ही आपको जो मूल्य हैं वो भी आपको मॉरल एजुकेशन के थ्रू, बुक के थ्रू चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, स्टोरी पढ़ाई जाती है, जिसके एंड में आपको क्या एक कंक्लूजन के थ्रू एक आपको बढ़िया से थॉट से सिखाए जाते हैं। सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्य क्या है, तो ईवी टेलर जी के अनुसार सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, न्याय, रीति रिवाज, अन्य क्षमताएं तथा आदतें आती हैं। इन्हें व्यक्ति समाज के उत्तरदायी सदस्य के रूप में ग्रहण करता है, अर्थात समाज की संस्कृति का अर्थ समाज में जीवन जीने की कला। अतः शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में सभ्यता एवं संस्कृति का विशेष महत्व होता है, जो हमारी विरासत की परिसीमा हुआ करती है। अब शैक्षिक मूल्य की यदि बात की जाए तो शैक्षिक मूल्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालयों का विषय संबंधी व्यापक, व्यवहारिक, उपयोगी और वृद्धिवर्धक उत्सुकता बढ़ाने वाला एवं व्यक्तित्व निर्माण में सहायक ज्ञान उचित रूप से प्रदान करना चाहिए। ठीक, विषयों की सार्थकता आधुनिक
काल में तभी मानी जाती है जब वे व्यवहारिक जीवन से संबंधित की जाए। इसके अलावा ज्ञान वृद्धि हेतु पुस्तकालय, रेडियो, टेलीविजन, सेमिनार, वर्कशॉप आदि का भी सहारा लिया जाना चाहिए। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने देखे होंगे बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, आप हमेशा पढ़ते ही नहीं रहते यूट्यूब पे, क्यों बताओ, सब लोग बताओ जरा। कभी कभी मोटिवेशनल, कभी कभी क्या, मुझे तो लगता है हर ही शायद दूसरा दिन या एक दिन 2 दिन में आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते ही होगे। आपके सामने कहीं ना कहीं आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे हाँ उस दिन कौन कहता है रील्स देखने में बड़ी मजा आती है ना। अभी रुको, रील्स भी दिखवा रहे हैं आप लोगों को, पढ़ना नहीं है, बस रील्स देख लो, टिकटॉक देख लो। सो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि आप जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ना, तो एक तरीके से क्या है, उसके थ्रू भी आपके मूल्यों का ही तो निर्माण हो रहा है। यदि आपने कोई एक ऐसी रील्स देख ली या ऐसा कुछ देख लिया जिसमें बहुत बढ़िया ज्ञान बताया गया हो ना, तो आप जिसको देखने के बाद में आपके अंदर किसी के प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई हो, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, मूल्य ही है ना। तो अध्यापक एवं विद्यार्थी के पारस्परिक व्यवहार के सहयोग, सहकारिता, प्रेम, स्नेह, आज्ञा पालन, नम्रता, सौहार्द आदि भाव एवं मूल्य विकसित होते हैं। ये सब विद्यालयी वातावरण पर निर्भर करता है। उसके अंदर कुछ व्यावसायिक मूल्य होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, ये अभी हमने आपको ऊपर पढ़ा दिया है ना। सो अब देखो इसके बाद में आपका प्रश्न संख्या 5, इसमें क्या कह रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की अवधारणा कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड एक बात बताई कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि इस राज्य को, अर्थात इस राज्य का मतलब यहाँ पे नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी से लगा लो आप, राज्य का मतलब होता है पूरे राष्ट्र की बात की जा रही है, ठीक है। जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि राज्य का मतलब पूरे पूरे इंडिया की बात हो रही है, पूरे पूरे राष्ट्र की बात हो रही है। तो अपने यहाँ पे किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को मान्यता नहीं दी गई है, यहाँ पे सारे धर्मों को बराबर स्थान दिया जाता है। इसलिए अपने राष्ट्र को क्या कहा जाता है, एक धर्मनिरपेक्षित राज्य कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा संविधान निर्मात्री सभा के एक सदस्य हरि विष्णु कामत जी ने संविधान सभा में कहा था। क्या कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ना तो ईश्वर रहित है और ना ही वह अधर्मी राज्य है और ना ही धर्म विरोधी राज्य है। अर्थात कि ना तो धर्म को मानने वाला है, ना धर्म को विरोध करने वाला है, ना ईश्वर को मानने वाला है, ना ईश्वर से रहित समाज है, ठीक। पंडित नेहरू जी ने क्या कहा था उस समय कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है धर्म एवं आत्मा की स्वतंत्रता, जिसका अर्थ है सामाजिक एवं राजनीतिक समानता, मतलब हर तरीके से क्या हो, समानता का व्यवहार हो। संविधान में यह भी आदेश दिया गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सदाचार को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को धर्म उपासना तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता को पूरा अधिकार होगा, ठीक। क्वेश्चन अब देखो उसके अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट की यदि बात की जाए तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत हुआ आपका। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि आप अगर हिंदू हैं तो आपको शिक्षा का अधिकार है, आप अगर जैन हैं तो आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको जो है राशन फ्री में दिया जाएगा, आप अगर जैन हैं तो आपको राशन फ्री में नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए सामान्य नियम है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, आपका मन है तो आप जागरण कर रहे हैं, आपका मन है तो आप कोई फंक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ की स्वतंत्रता है। अपने अपने धर्म में लोग कोई देखो ताजिया निकालते हैं, है ना, जागरण करते हैं, उसके बाद में क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके के सेमिनार करते हैं, प्रवचन रखते हैं, कथा होती है, भागवत होती है। तो ये धर्म प्रचार प्रसार करने का आपको क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने वाले व्यय कर से मुक्त है। सबसे अल्टीमेट बात यही है कि आपके जो भी ये धार्मिक कार्य होते हैं ना, जो भी रिलीजियस वर्क होते हैं ना, इसमें क्या है, टैक्स नहीं लेती है सरकार। धार्मिक शिक्षा का निषेध, धार्मिक शिक्षा का आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते कि आप अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है ना, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। धर्मनिरपेक्षता के आधार स्तंभ क्या है, स्वतंत्रता एक उत्सव है, आज़ादी एक चुनौती है। क्या कहा कि एक जो लोग स्टेटस लगाते हो ना, आप लोग व्हाट्सएप वाला क्यों लगाते हो ना, फटाफट से बोलो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हो ना, आज क्या लगा लेना, यही लगा लेना कि स्वतंत्रता एक उत्सव है, आज़ादी एक चुनौती है ना। लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ी जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से बातें करने लगा, आप कहना और नहीं तो क्या, कोई ऐसी वैसी बात, मैम हम लोगों को मूल्य एवं शांति शिक्षा पढ़ा रही हैं, सो वही से निकला ही। हमने कहा ठीक, जो स्टेटस लगा के स्क्रीनशॉट दे देना, ठीक। स्वतंत्र क्या लगाना है कि स्वतंत्रता एक उत्सव है और आज़ादी एक चुनौती है। चलो
अब देखो, भारत को शासन में ऐसे रचनात्मक चिंतन की आवश्यकता है जो त्वरित गति से विकास में सहयोग दे तथा सामाजिक सौहार्द का भरोसा दिलाए। राष्ट्र को पक्षतापूर्ण उद्वेगों से ऊपर रखना होगा, जिसमें जनता का स्थान क्या हो, सर्वोपरि रहे। फिर देखो, भारतीय संविधान लोकतांत्रिक संस्कृति की परिणति है। भारत के पास 21वीं सदी का वर्चस्व कायम करने के लिए इच्छा शक्ति, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता, मूल्य एवं एकता मौजूद है। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का निरंतर प्रगति इस प्रकार क्रिया को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो देखो, पैसे भी मैं मूल्य वाले चैप्टर आपको बुक से भी कंप्लीट करा चुकी थी, यहाँ पे भी कंप्लीट करा रही हूँ। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर्स के अंतर्गत आप बहुत सी अलग अलग चीजें सीख जाएंगे। जैसे आपने क्या सीखा, टर्नर के अनुसार, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 लोगों के अनुसार आपने सीखा ना कितने भागों में विभाजित किया गया। तो यहाँ से आपका क्या होगा, मल्टीपल चॉइस जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, यहीं से करेंगे हम अपने सेशन को एंड। और एक बार लिख दीजिए जरा, आप एक एक लोग, जितने लोग ये पीछे से चुपचाप से क्लास देखते हैं वो भी जरा लिख दो क्या लिखना है अपनों के लिए, क्या लिखना है अपनों के लिए। हम अपनी लाइन बोलने जा रहे हैं। और शाम को टेस्ट में आना ना भूलिएगा, चाहे आप जहां हो, कुछ भी हो, सब काम खत्म करके शाम को 4 बजे आपका टेस्ट है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सेशन को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट किए बिना नहीं जाइएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, सो उनके लिए बहुत 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 सारा प्यार और आशीर्वाद, है ना। हमेशा खुश रहिए आप, है ना। और मम्मा पापा, दादी दादू और घर से मेरे लिए भी आशीर्वाद ले लीजिएगा कि मैम ने प्रणाम बोला है। सबको बोल दीजिएगा कि मैम मेरी हैं बीएड वाली, यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, उन्होंने प्रणाम बोला है, तो वो आशीर्वाद दे देंगे मेरे लिए। आप उसको संभाल के रख लीजिएगा। ठीक है, जब हम आपसे किसी सेमिनार या कभी मिले तो हम आपसे वो सब आशीर्वाद ले लेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। अब क्या है, नेक्स्ट क्लास तो होगी नहीं, नेक्स्ट सीधे क्या होगा, टेस्ट ही होगा। ठीक है, सो बी रेडी एंड ऑल द बेस्ट, और प्रिपेयर होके आइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा।